हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे परसिस्टेंस प्रॉब्लम या परसिस्टेंस ऑफ क्राइसिस इन इंडियन एग्रीकल्चर। देखो, यहाँ परसिस्टेंस का मतलब ये होता है कि लगातार वो फेस कर रहा है कोई प्रॉब्लम। और ये कोर्स कोड एमईसी 105 का है। तो जैसा कि श्रीजीत सिंह और नरसिम्हा राव रेड्डी जो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उनका कहना है कि इंडियन एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम को अगर देखना है तो दो अप्रोच करके देखना है। एक अप्रोच करके देखना कि प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, और दूसरा है एक होता है जिसको हम कहते हैं एग्रारियन या फार्मर। इसको देखिए, दो चीज होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हम कह रहे हैं और दूसरा हम कह रहे हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ दो अप्रोच लेके देखना पड़ेगा। और इसको इसके मीनिंग क्या होता है? एग्रारियन का मतलब होता है फार्मर, ठीक है, जो कृषि करता है एक्टिविटीज, और दूसरा है प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। दोनों को अप्रोच से देखिएगा तब पता चलेगा कि किस तरह की लगातार हमारा इंडियन एग्रीकल्चर प्रॉब्लम फेस कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये प्रॉब्लम और भी सीवर लास्ट 2 डेकेड, यानी 1 डेकेड बराबर 10 साल होता है। तो लगभग 2 डेकेड से जब ग्लोबलाइजेशन, हम इकोनॉमिक्स रिफॉर्म की पॉलिसी एलपीजी किए थे, उसके बाद इसकी स्थिति खराब होती गई। तो करेंटली ये दोनों क्राइसिस के स्थिति में है। और आप इसको देखोगे, दो अप्रोच हम ले रहे हैं, फार्मर के दृष्टि से, एक एग्रीकल्चर सेक्टर के प्रोडक्ट के दृष्टि से। तो पहला हम इस पर लेते हैं। तो इसका जो पुअर हाल है, जो प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का या एग्रीकल्चर सेक्टर का जो पूरा हाल है, उसका कारण है पुअर डिजाइन ऑफ एग्रीकल्चर पॉलिसी। मतलब हमारे गवर्नमेंट के द्वारा जितना भी एग्रीकल्चर की पॉलिसी हुई है, उसमें सफलता का अंश या उसका रिजल्ट जो है संतुष्टि के स्तर से काफी पीछे है। मतलब उतना ज्यादा नहीं हो पाया सफलता। दूसरी ओर लगातार सरकार इसमें जो बजट एलोकेशन है, तो कोई इंप्रेसिव नहीं है एज कंपेयर टू अदर डेवलपिंग कंट्री। और हमारे यहाँ जो कृषि जो है वो एक डोमिनेट करता है यहाँ पर। जैसा कि हम जानते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2017-18 के अनुसार अराउंड 43% हमारा पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को कैरी आउट करता है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ना जाने कितने लोग इसमें एंगेज हो गए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारे इकोनॉमी का। और इसका डेवलपमेंट का मतलब है कि 43% लोग, जो 43% लोग हैं, उनका भी डेवलपमेंट होना। तो यहाँ पर सबसे बड़ा बात है कि सरकार का जो है पूरा डिजाइन था एग्रीकल्चर पॉलिसी, या खुद मैंने सरल शब्दों में या सिंपल भाषा में कहें तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर सरकार के नेग्लिजेंस पार्ट रहा है, या आप कह सकते हैं लगातार नेग्लेक्ट होते रहा है सरकार के द्वारा इस सेक्टर को, जिसके कारण ये बहुत ही क्राइसिस की स्थिति में है। दूसरी ओर एग्रारियन प्रॉब्लम जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे फार्मर के जीविका लाइवलीहुड से रिलेटेड है। अभी 43%, जैसा कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2017-18 के अनुसार 43% हमारी जनसंख्या जो एंगेज है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में, वो अब अपने सर्वाइवल के लिए फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम। माने एग्रीकल्चर में टिकना बड़ा मुश्किल है। इसका बहुत सारे नंबर ऑफ फैक्टर बिहाइंड इट, लेकिन आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि किसी देश का 43% लोग अगर अपने जीविका या लाइवलीहुड या सर्वाइवल का स्ट्रगल कर रहा है, तो क्या होगा, उस सेक्टर से वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। मतलब वो विलुप्त हो जाएगा। जैसे जंगल में कुछ चीजें विलुप्त हो जाती हैं, कुछ पार्टिकुलर प्लांट्स हो, एनिमल हो, उसी तरह एग्रीकल्चर सेक्टर से ये होना भी शुरू हो गया है। ऐसा बात नहीं कि नहीं हो रहा है। जैसे कुछ लोग हैं जो किसानी करते हैं, फार्मर जो फार्म एक्टिविटीज करते हैं, एग्रीकल्चर में एंगेज है, वो लोग क्या करते हैं कि जब उनको लगता है कि हमारा प्रोडक्शन नहीं मैंने अच्छा हो रहा है, अच्छा इनकम परिवार नहीं चला पा रहे हैं, तो वो लोग माइग्रेट होते हैं टू बिग सिटीज की ओर। तो ये एक्सटिंक्ट हो रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से, किसी और सेक्टर में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो था दोनों का प्रॉब्लम है। लेकिन अभी प्रेजेंटली ये दोनों हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर को या फार्मर, जिसको एग्रारियन को हम फार्मर करते हैं, दोनों भी बहुत ही सीवर क्राइसिस यानी संकट का सामना कर रहे हैं। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे से
अलग नहीं है। जैसे श्रीजीत सिंह और नरसिम्हा रेड्डी जो कहना था कि अगर किसी भी इंडियन अपना एग्रीकल्चर सेक्टर, जो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर का अगर स्टडी करना चाहते हो तो दोनों अप्रोच से करना पड़ेगा। और इस हिसाब से, इस आधार पर हम ये कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्ट कि बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर, और एक को दूसरे से द प्रॉब्लम ऑफ एग्रारियन कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। मतलब किसानों की प्रॉब्लम को और एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रॉब्लम को अलग नहीं किया जा सकता है। ये दोनों एक ही हैं, लेकिन दोनों का एक आप कह सकते हो कि एक सेक्टर के रूप में नॉन लिविंग थिंग है, एक लिविंग थिंग है। वही बात हो गया, एक तरफ ऑक्सीजन जो हमारा अबायोटिक कंपाउंड है, अबायोटिक कंपोनेंट है, और दूसरी तरफ हमारा जो शरीर है जो लिविंग का मैंने बायोटिक कंपोनेंट है। तो दोनों एक दूसरे के पर ही है, अगर ऑक्सीजन नहीं तो हम नहीं, ठीक है। तो इस तरह की कुछ बातें हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इन्वायरमेंटल में भी पढ़े थे, बायोटिक और अबायोटिक में एक रिलेशन है। उसी तरह रिलेशन है जिस तरह पेड़ और एनिमल में रिलेशन है। क्या एक रिलेशन है? अगर हमारा अस्तित्व है तभी बायोटिक का भी है, और बायोटिक का जैसे पेड़ है और मैंने जीव ले लो, लिविंग थिंग में तो पेड़ भी आ जाएगा और ये भी हम लोग भी आएंगे और एनिमल भी आएंगे। तो हम लोग भी ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, पेड़ जस्ट अपोजिट करता है। तो एक प्रकार का हम लोग एक इको बैलेंस बनाते हैं। तो उसी तरह एग्रीकल्चर सेक्टर में ये दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करता है। जब किसान नहीं विकास करेगा तो एग्रीकल्चर कहां से विकास करेगा? यानी आप कह सकते हो एक शरीर का दो आंख कहो या दो हाथ कहो, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर माने इस तरह कहा जा सकता है। या एक कंप्यूटर से सबसे बेस्ट एग्जांपल लिया जाता है। अगर ये हार्डवेयर है फार्मर लोग, तो थी जो एग्रीकल्चर सेक्टर सॉफ्टवेयर है, क्या ये चलेगा? उदाहरण नहीं बोलता है जी कोई। हाँ सर, हाँ, ठीक है। इसके अतिरिक्त ये सेक्टर उस समय प्रॉब्लम, सीवियर प्रॉब्लम फेस कर रहा है उस समय, जिस समय हमारा इंडियन इकोनॉमिक्स ने इंप्रेसिव ग्रोथ रेट रजिस्टर किया आफ्टर द अडॉप्टिंग ऑफ एलपीजी की पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी के करने के बाद ये सेक्टर प्रॉब्लम फेस करने लगा कुछ डिफरेंट, मतलब पिछड़ापन का, ये लेगिंग बिहाइंड। देखो, लेगिंग बिहाइंड एज कंपेयर टू अदर सेक्टर इन द टर्म ऑफ डेवलपमेंट के माध्यम में या टर्म में ये सेक्टर पिछड़ रहा है अन्य सेक्टर से। सर्विस सेक्टर काफी तेजी से बढ़ रहा है, सेकेंडरी सेक्टर हमारा डेवलप नहीं है, ठीक है। लेकिन इस सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग आज भी, ऐसा बात नहीं, सर्विस सेक्टर में जरूर कर रहे हैं, लेकिन वहां पर जो बढ़ा है, लेकिन वहां पर जो लो क्वालिटी के सर्विस भी अब कैटरिंग में घुस चुका है। पहले क्या था कि सर्विस सेक्टर का माने लिमिटेड था, लेकिन वो क्या कि जैसे जैसे इकोनॉमिक्स बढ़ता है वैसे वैसे पोर्शन ऑफ सर्विस सेक्टर इन आवर जीडीपी इंक्रीज होता है और एग्रीकल्चर सेक्टर डाउन होता है। लेकिन हमारे यहाँ तो एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन नेशनल इनकम जीडीपी में घटा जरूर है, लेकिन अभी भी लार्ज नंबर ऑफ पीपुल एग्रीकल्चर सेक्टर में ही डिपेंड है या सर्वाइवल करते हैं, एंगेज है। तो एक तरफ तो फिगर दिखा रहा है कि हमने विकास किया एक डेवलप इंडिया का, दूसरा तरफ इसी आंकड़ा को अगर हम देखते हैं तो हमको ये भी पता चलता है कि हमारे देश का माने एक अंडर डेवलपमेंट इंडिया भी दिखाता है। इसी देश में दो पार्ट्स दिखा जा सकता है, एक रूरल इंडिया हम कहते हैं, अर्बन इंडिया, उसी तरह एक डेवलप इंडिया भी है और एक डेवलपिंग इंडिया भी है और एक अनडेवलप्ड इंडिया भी है। क्योंकि कृषि में अगर 43% लोग काम कर रहे हैं तो नो डाउट ये बैकवर्डनेस ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी को बता रहा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है मार्जिनलाइजेशन ऑफ होल्डिंग। अब ये क्या होता है वो समझना पड़ेगा। जैसे क्या हो, होल्डिंग की जमीन की मात्रा, अब हुआ क्या कि ये जो होल्डिंग है हमारा लैंड साइज लगातार घटते जा रहा है, स्मॉल होते जा रहा है, क्योंकि डिवीजन के कारण। डिवीजन कैसे होता है कि मान के चलो एक के जैसे किन्हीं का दादाजी के 20 एकड़ जमीन था, उनका पहले तो जनसंख्या भी ज्यादा होता, 4 बेटा है, 20 एकड़ जमीन है, 4 बेटा उनका है, तो सबको डिवीजन हो गया 5-5 हेक्टेयर।
फिर इन लोग का मान के चलो 4 बेटा है, तो फिर कितना हुआ, एक हेक्टेयर बच गया, माने एक एकड़ बच गया। तो यहाँ कहीं तो जब देखिए होल्डिंग जहां लैंड साइज का छोटा होगा, इससे दो मेजर प्रॉब्लम है। यहाँ पर आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है कि आपको बैंकिंग जो फाइनेंशियल जो रिसोर्सेस आपकी क्रेडिट नहीं ले पाइएगा, क्योंकि आपका उतना मॉर्गेज नहीं तो देगा कहां से। वो भी देता है, थोड़ा सा साइज होना चाहिए होल्डिंग का, लैंड साइज का। आपको हम बता देते हैं होता क्या है कि अभी हम लोग जो एकदम प्रैक्टिकल बात करेंगे, हमारे यहाँ भी यही हुआ है। खुद मैं झारखंड के बड़का गांव का प्रखंड में जाओगे तो वहां देखोगे कि इतना छोटा साइज हो गया कि एक साथ अगर ट्रैक्टर एक इनपुट है एग्रीकल्चर में यूज होता है प्लगिंग के लिए, तो देखते हैं कि जैसे हम करवा लिए तो आपको भी उसी दिन कराना है, नहीं करवाइएगा तो आप नहीं करवा पाइएगा, क्योंकि होल्डिंग बहुत छोटा है, ट्रैक्टर जाने का कोई रास्ता नहीं, तो एक साथ करवाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये एडवोकेट कर रहा है कि हम लोग कम्युनिटी बेस्ड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करने के, लेकिन एक दूसरे से गाँव में सबसे बुरा संबंध होता है, शहर से भी गैर होता है। एक दूसरे को बहुत मतलब जानते हैं अच्छा से, लेकिन संबंध बड़ी खराब होता है। वहां एक दूसरे को टांग खींचने का मतलब हम ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इस तरह के जेलस की भावना बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, ये भी होती है। और इसका इकोनॉमिक्स क्या, हेलो कुछ बोल रहे हैं क्या वर्जन से? आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज नहीं आ रही, थोड़ा नेट का इशू होगा। आवाज नहीं आ रही है सर। क्या बोल रहे हैं? क्लियर आवाज नहीं आ रही। आवाज, वो नेट का इशू होगा। आप लोग आ रही है आवाज? ठीक है, हम रिकॉर्डेड दे देंगे, घबराना नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सेक्टर के अभी जो अकॉर्डिंग टू न्यू स्टैटिस्टिक्स देखोगे 2001 का, तो हमारे यहाँ 3/5 पार्ट्स ऑफ टोटल लैंड होल्डिंग या लैंड साइज इज लेस देन 1 हेक्टेयर, माने 1 हेक्टेयर से भी नहीं ज्यादा है। मतलब कितना, अगर इसको परसेंटेज में चेंज करो तो पता चल जाएगा अभी तुरंत। 60% हमारा जो होल्डिंग का ऑनर है उसका लैंड साइज का साइज जानते हो कितना है? पूरे एग्रीकल्चर लैंड में 60% निकल गया एकदम फर्स्ट डिवीजन के मार्क्स के बराबर, 1 हेक्टेयर से भी कम, 1 हेक्टेयर से भी कम। म्यूट ऑन म्यूट प्लीज। और 1/5 ऑफ, इसको भी परसेंटेज में करो, 1/5 कितना बिटवीन में जानते हो? 20% ही मात्र हमारा इतना है जो भी बिटवीन 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर, किसी 1.5 हेक्टेयर है। यानी हमारे यहाँ लैंड साइज इतना छोटा है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चर कैन नॉट बी अप्लाइड या अडॉप्टेड इन दिस स्मॉल साइज ऑफ लैंड साइज या होल्डिंग। तो यहाँ पर ना तो साइंटिफिक मेथड से आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ना ही आप बैंकिंग फैसिलिटी का, रिसोर्सेस का अवेलेबल उपयोग कर सकते हैं। ये जो 60% जो ऑनर है वो भी लगातार उसका जनरेशन टू जनरेशन ये डिक्रीज होते जाएगा। और ये लोग किस पर निर्भर करते जानते हैं? देसी महाजन, जिसको इंडिजिनस मनी लेंडर कहते हैं, उस पर डिपेंड करता है। वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, जानते हैं कितना करता है? चार्ज 10%। मतलब उसको 10 महीना में पैसा दुगना हो जाएगा। मतलब आपने उनसे अगर 10,000 रुपया लिया है तो पर मंथ आपको 1,000 देना पड़ेगा, ठीक है? 10 महीना में 10,000 दुगना हो जाएगा। और दूसरी बात है, ये 60% लोग एकदम अनअवेयर हैं। ये अपनी उन लोग से जो इंडिजिनस जो मनी लेंडर से, उन लोग हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एक तरफ तो लेता है, बैंक तो देगा नहीं क्योंकि उसके पास मॉर्गेज बहुत छोटा है। दूसरा नंबर जो साइंटिफिक जो आज का एग्रीकल्चर का जो इनपुट है काफी महंगा है। दूसरा नंबर जो इन लोग लेता है उसी से देसी महाजन, जिसको इंडिजिनस मनी लेंडर से देता है। अब ये भी प्रोडक्टिविटी में ना लगाकर अनप्रोडक्टिविटी, जैसे बेटी की शादी, बहन की शादी और किसी के मरने जीने पर काफी खर्च करता है सोशल प्रेस्टीज के लिए, और भी विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी में फंस जाता है, निर्धनता की चक्र में, कुचक्र में फंसा रहता है, ठीक है? और इतना ही नहीं कि सबसे बड़ा बात है कि हम जैसे एज ए रिजल्ट ऑफ पुअर प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ये हमारे यहाँ हमेशा होता है, क्योंकि इंडियन एग्रीकल्चर, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, ये एक प्रकार का जुआ है। इट इज द गैम्बल ऑफ इंडियन मानसून। मानसून अच्छा आया तो ठीक है, मानसून खराब आया तो इन लोग बर्बाद हो गया। तो इसका मतलब नहीं, इन लोग इनपुट लगाता है। आपको मालूम नहीं है कि आप अगर
मतलब 50,000 रुपया का सामान लगा रहे हैं इनपुट, तो आउटपुट आप कृषि में एक्सपेक्ट कीजिएगा बहुत अच्छा बम्पर हुआ तो ज्यादा ज्यादा 1.5 लाख या 1 लाख के 1.25 लाख के बीच आएगा। और जहां आपका माने मानसून खराब हो गया तो आपको जीरो भी आ जाएगा। तो जीरो ये 50,000 गरीब लोग एफर्ट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण लोग बर्बाद हो जाते हैं, या तो जमीन चली जाती है और नहीं तो इन लोगों को दूसरा एक जो सस्ता रास्ता मतलब अस्थाई प्रॉब्लम का अस्थाई समाधान कोई बता सकता है क्या है? सुसाइड। जी यू आर वेरी स्मार्ट। ठीक है, सुसाइड कर लेते हैं, और जिसके ये कॉमन बात हो गई, फॉर्मर सुसाइड बिकम अ कॉमन एजेंडा इन आवर मास मीडिया। मास मीडिया में न्यूज़पेपर हो, टेलीविजन हो, ये तो एक कॉमन खबर है। तो इसके लिए एक आवश्यकता है इंस्टीट्यूशनल मतलब रूल ऐसा बनाया जाए एग्रीकल्चर को जो प्रो मार्जिनल फार्मर के लिए हो, स्मॉल फार्मर के लिए हो। ठीक है, तो है कि ऑर्गेनाइज करना हमारा फार्मर को और एड्रेस करना उसकी प्रॉब्लम कंसर्न को। मतलब यहाँ पर भी कृषि का जो इंस्टीट्यूशन रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है, कुछ नियम ऐसे कानून लाना पड़ेगा गवर्नमेंट के द्वारा जिससे ये सेक्टर का जो एंगेज लोग है, फार्मर है, ऑर्गेनाइज हो और वो सेक्टर के एक प्लेटफॉर्म बने इनकी समस्याओं के इनके जो दूर करने के लिए, और दूसरी तरफ इनकी कंसर्न को मदद भी करे एक माध्यम से। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन जो कंफाइंड था सिर्फ लार्ज टाइप ऑफ फार्मर, जो अमीर फार्मर है, करोड़पति जिसको कहते हैं, फार्मर भी होता है बताते हैं। यहाँ भी आप देखोगे नाम का किसान है लेकिन उसकी जमीन 100 एकड़ होती है। अगर आपको मैं एक बात बता दें, उन लोग जानते हैं कितना लगाता है, उतना कल्पना नहीं कर सकता। 1 करोड़ लगाता है सिर्फ टमाटर में, कमाएगा जानते हो 20 करोड़, मतलब 2 से 3 महीने में। ऐसा भी हमारे यहाँ खुद है 20 करोड़ रुपया कमाता है एक फसल से। मुर्गी फार्म जिसको कहते हैं, ये हाई वैल्यू क्रॉप होता है या हाई वैल्यू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। इसमें पूंजी देखोगे लगाने वाला 55 10 बहुत ज्यादा होता है, वो बहुत अमीर लोग होते हैं जिनका पोल्ट्री फार्म होता है। हाँ, तो ये 10 20 करोड़ को महीना में माने डबल कर देता है, और घाटा भी होता है, ये भी बात है। तो सब बड़ा किसान है। इस ग्रीन रिवोल्यूशन इन लोग किया, ट्रैक्टर है तो भैया 100 ट्रैक्टर ले दिया, ऐसा छोटा मोटा आदमी नहीं है। तो खैर एनीवे उसका बाप दादा अमीर था इसलिए इन लोग अमीर है। आप तो खैर हम उस पर नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ जो अभी हम कह रहे थे ग्रीन रेवोल्यूशन था, वो स्मॉल फार्मर तक नहीं कन्फाइंड था, सिर्फ बड़े बड़े फार्मर तक। और रिसोर्स रिच एरिया, जैसे पंजाब में 98% तक इरिगेशन फैसिलिटीज, सिंचाई का कल्टीवेशन जितना भी वहाँ एग्रीकल्चर लैंड है सब कनेक्टेड है इरिगेशन फैसिलिटी से पंजाब में, इसीलिए ज्यादा सक्सेसफुल पंजाब में हुआ था हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन। और ये फ्यू प्रोडक्ट जैसे वीट, और वीट सबसे ज्यादा गुड परफॉर्मर था ग्रीन रेवोल्यूशन का। एक ये था इसमें। तो यहाँ पर एक जरूरत है कम्युनिटी बेस्ड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करने के लिए, और उसमें मस्ट बी इंक्लूडेड मार्जिनल एंड स्मॉल टाइप ऑफ फार्मर, मस्ट बी इंक्लूडेड लैंडलेस फार्मर भी इंक्लूडेड होना चाहिए। कम्युनिटी बेस्ड मतलब क्या हुआ कि एक तो हमारा होल्डिंग छोटा है भैया, तो उनको क्या करना चाहिए, जैसे गांव में 20 परिवार है, सबका मान के चलो 1 ही एकड़ जमीन है, तो 20 परिवार को मिलके एक साथ वो जमीन को एक यूनिट में कन्वर्ट कर देना चाहिए, और जो उपज हो उसी 20 के रेशियो में बांट लेना चाहिए। मान लो 20 क्विंटल चावल हुआ तो 1-1 क्विंटल सब ले लिया। यहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध होगा। कम्युनिटी मैनेज जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में सबसे बड़ी फायदा होगा कि इसका एक्सेस भी बन जाएगा बैंक क्रेडिट लेने से, जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉमिनल होता है। कभी कभी हमारे गवर्नमेंट के द्वारा इलेक्शन जीतने के लिए वेव कर दिया जाता है कृषि ऋण को, होता है कि नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। जो प्रेजेंटली एक टाइम है जो रिटर्न टू कल्टीवेशन हैज बीन डिक्रीजिंग, और इसका लगातार इंडिपेंडेंसी और मार्केट इनपुट पर बढ़ता जा रहा है। एक तरफ तो क्या इसका है कि यहाँ पर जो मैंने क्या कह सकते हो कि एग्रीकल्चर का जो रिटर्न टू स्केल है ना बहुत कम है। रिटर्न टू कल्टीवेशन इज ए डिक्रीजिंग। एक तरफ तो इससे हमको रिटर्न जितना, जैसे 100 रुपया लगा रहे हैं तो वो उस अनुपात में नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, एक तो कम हो रहा है, दूसरी ओर हम लोग ज्यादा से ज्यादा
एग्रीकल्चरल इनपुट्स के लिए मार्केट पर डिपेंड कर रहे हैं। तुम जान के हैरान हो जाओगे, अगर 40 रुपए टमाटर अगर बेचता है 60 रुपए, उसका 1 किलो जो सीड का दाम तुम जानोगे तो अकबका जाओगे। बहुत इनपुट कॉस्टली हो गया, एक से एक फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया जाता है, पेस्टिसाइड किया जाता है, जो काफी महंगा केमिकल हो चुका है। इसके अतिरिक्त बिजली, इलेक्ट्रिक या पेट्रोल डीजल का दाम किसी से आज छुपा नहीं है। पानी पटाने के लिए, माने सिंचाई इरिगेशन करने के लिए उनको लोग को चलाना पड़ता है, जिसमें इस सब का एनर्जी का खपत होता है। इसका ये रिटर्न टू स्केल कम क्यों हुआ इसका एग्रीकल्चर का? इसलिए हुआ है कि आप एक जमीन को मतलब ज्यादा मात्रा में यूज कीजिएगा। एक बहुत सारे कारण है, थोड़ा सा हम घुसेंगे तब आपको समझाते, 2 मिनट में इसको समझा देते हैं। पहला नंबर, हमारे यहाँ जो क्रॉप साइकिल है वो नहीं चलता है। फसल चक्र जो बदल बदल के करना चाहिए वो नहीं कर पाता है। चलो केमिस्ट्री बोलो करे, नाइट्रोजनस एन फॉस्फोट, कोई बोलते फोस्फेट और पोटास के, इसका रेशियो 4:2:1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई रेशियो नहीं बने, साइंटिफिक मेथड से नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण जमीन की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती होगी जी। और दूसरा नंबर, हमारे जमीन पर एक्सेस बर्डन है ग्रोइंग पॉपुलेशन का, जिसके कारण फर्टिलाइजर ये सब। और दूसरी तरफ पेड़ भी कट रहा है, जिससे सॉइल भी कट डाउन हो रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि 1 इंच सॉइल बनने के लिए कितने वर्ष लग जाता है। बहुत साल लगता है, हजारों वर्ष 1 इंच के लिए। वहीं पर खेती होता है 1-2 इंच पर। अब वो खराब होते जा रहा है क्योंकि हमारा पेड़ कटते जा रहा है। और इसके अतिरिक्त हमारा जो एग्रीकल्चर रिसर्च एंड इट्स एक्सटेंसिव सर्विसेज था, वो भी क्या हुआ, फेल्योर रहा है। माने यहाँ जो जितना सफलता पाना चाहिए एग्रीकल्चर जो रिसोर्सेज से, मतलब रिसर्च से, जो बहुत कम हमारे यहाँ इस पर, क्योंकि गवर्नमेंट का जो बजट एलोकेशन है एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर पर वो थोड़ा कम है, और इसका एक्सटेंसिव सर्विस भी बहुत फ्यू एक्सेस नहीं है। सिर्फ वही तक पहुंच पाता है जो बड़े किसान है वो सीख जाता है, और बाकी सबको रेडियो से दिया जाता है, उसको आधा समझ में नहीं आता है। छोटा किसान तक इसकी पहुंच नहीं है। ठीक है, और भी बहुत सारे फैक्टर है, करप्शन भी इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अब जैसे रूरल पॉवर्टी, जो गरीबी है, वो स्ट्रांगली कोरिलेटेड विद द पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर ही हमारा गरीब है तो कहां से उसका करने वाला लोग अमीर होगा। बात को यह समझने की कोशिश करना। फार्मर सुसाइड एक बीमारी है, एक नॉर्मल सिम्टम्स है कि लार्ज क्राइसिस हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर फेस कर रहा है। आप भी जानते हो फार्मर सुसाइड एक नॉर्मल बात है। इसके अतिरिक्त अगर कहीं किसी राज्य में अगर फार्मर सुसाइड रिपोर्ट नहीं हो रहा तो इसका मीनिंग ये नहीं कि उस राज्य में किसी भी तरीका से फार्मर या एग्रीकल्चर या एग्रारियन की प्रॉब्लम नहीं है। वहां भी प्रॉब्लम है, शायद उससे भी ज्यादा हो। कोई प्रॉब्लम को सुसाइड करके दिखा देता है, कोई सह लेता है, ऐसा भी लोग है, तो दिक्कत है। इसका मतलब हमारे इंटायर पूरे जो एग्रारियन प्रॉब्लम जो है, फार्मर का प्रॉब्लम है, वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम है, अक्रॉस द इंडिया में है। और सब जगह मार्जिनल जो सबसे छोटा किसान है, सीमांत किसान और स्मॉल साइज किसान इसको फेस कर रहे हैं। अब जैसे कि एक हुआ था कि वन ऑफ द जो फ्यूचर इसका, जैसे कि बताते थे, टेक्निकल इंटरवेंशन, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन हुआ था। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन का मीन्स था कि प्रोडक्शन को बढ़ाना, लेकिन ये एक्चुअल में ये प्रोडक्शन उस कुछ ही माने प्रोडक्ट तक बढ़ा पाया, गेहूं, चावल, ठीक है, पल्सेस उसे फैल रहा। मतलब इसका था कि इट इज मींट फॉर, मतलब ये न्यूट्रल रहा कुछ फ्यू प्रोडक्ट्स माने, और भी अदर प्रोडक्ट में, रिमेनिंग प्रोडक्ट में टर्म ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन रिसोर्सेस के मामला में ये थी क्या, न्यूट्रल नहीं रहा, एक समान नहीं रहा। इससे हमारा एग्रीकल्चर इनपुट का काफी दाम बढ़ गया, कॉस्टली हो गया कृषि करना, जिसके कारण मार्जिनल किसान जो है, छोटे स्तर के किसान हैं, वो एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनको कृषि छोड़कर माइग्रेट करना पड़ गया दूसरे सेक्टर पे। ठीक है, ये दूसरे शहरों में। दूसरा नंबर है, एक तो ये तो है, और इसके कारण कॉस्टली बहुत ज्यादा इनपुट हो गया। जब कॉस्टली इनपुट हो जाएगा तो ये किसान के पास तो एक होल्डिंग कम है, ना बैंक का सपोर्ट, उधर जाएगा तो इंडिजिनस जो
मनी लैंडर है, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा, उसकी औकात नहीं होगी देने के लिए। और इसमें एक बहुत ही खूबसूरत हमको कहानी याद आता है, जब बचपन में हम लोग को पढ़ाया जाता था, जब हम 8 और 9 क्लास में रहते थे, 6ठा क्लास में नहीं, 8-9 में, पूस की रात हमको बहुत ही सहना और प्रेमचंद्र की कहानी था फल्गु, पढ़ा है तुम लोग को? नहीं सर, कौन सी सर, क्या बोल रहे हैं? पूस की रात प्रेमचंद्र की फेमस कहानी था, तुम लोग नहीं पढ़ा? क्या पढ़ा? तो यहाँ पर क्या है कि अभी एक आवश्यकता है कि फॉर जो रिड्यूस कॉस्ट करना पड़ेगा, माने जो एग्रीकल्चर इनपुट का कॉस्ट को कम करना पड़ेगा, और इसके लिए एक मैकेनिज्म की एक टेक्नोलॉजी जो होना चाहिए वो नॉलेज सेंट्रिक या नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी होना चाहिए, नॉलेज बेस्ड पर हमारे होना चाहिए, ना कि प्रोडक्ट सेंट्रिक टेक्नोलॉजी होना चाहिए। जो नॉलेज बेस्ड जो होता है टेक्नोलॉजी, उसमें क्या होता है कि एक तरफ तो ये कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर जो इनपुट का कॉस्ट को घटाता है, और ये लोकल रिसोर्सेस मतलब यूज करता है, जिससे हमारा सोशल कैपिटल को बढ़ावा मिलता है, बढ़ेगा, एक्सपेंड होगा। और सबसे बड़ी बात है इसकी कि ये तभी संभव है, ठीक है, ये हमारा तभी संभव है जब हम फार्मर के एम्पावरमेंट करेंगे, उनको एम्पावरमेंट देंगे और ग्रास रूट पर देंगे, जिसमें इंक्लूड करेंगे मार्जिनल एवं स्मॉल साइज ऑफ फार्मर, तभी ये संभव हो पाएगा, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का विकास काफी तेजी से होगा। अब यहाँ पर बहुत सारे पॉलिसी मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, जैसे एग्रीकल्चर के, अगर इसकी परसिस्टेंट तो प्रॉब्लम इतना है जो किताबों में है, नया अप्रोच से होल्डिंग कम हो रहा है, ये सब तो बता दिए। और एक बात मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा जो बुक्स में नहीं है, हमारा जहां तक अपनी पर्सनल ओपिनियन है कि जैसे महिला का 30% आपका होता है लोकसभा में, विधानसभा में, किसानों का भी कुछ परसेंटेज रिजर्व होना चाहिए, ताकि किसानों के इशू वो उठा सके पार्लियामेंट में भी बैठ कर या किसी भी असेंबली में। यही मेरा कहना था। और किसानों का यूनियन जो अभी हम थैंक्स कहते हैं, किसान का यूनियन है, लेकिन किसान का यूनियन सिर्फ वहीं तक सीमित है, बड़े बड़े किसानों तक, पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के, वो मैंने दिल्ली साइड का, लेकिन पूरा देश का किसान कहाँ है? किसान तो सब कर रहा है, लेकिन किसान का जो यूनियन है देश का कुछ ही पार्ट्स में है, पूरे देश में नहीं है यूनियन। जैसे एक डॉक्टर को ऐसे बोलना नहीं चाहिए, डॉक्टर को अगर अभद्र व्यवहार कर दीजिए तो पूरे डॉक्टर का इंडिया में हड़ताल हो जाएगा। उसी तरह किसान अगर जिस दिन हड़ताल कर देगा ना, तो उस डॉक्टर तो बीमारी से मरेगा, यहाँ बिना बीमारी से मरने लगेगा। अगर किसान है तो आपका खाना है। किसान रियल में कौन है? किसान जिसकी पूजा हम करते हैं वो सच में हकदार है विष्णु भगवान का। अगर विष्णु भगवान से ही हमारा लालन पालन खाना मिलता है, जब वही खुश नहीं देश में, जब भगवान ही हमारा खुश नहीं रहेगा, तो हम और आप इस धरती में रह के क्या कीजिएगा। इससे ज्यादा नहीं बोलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड। जय हिंद।